साइंस एंड फन 9th एंड 10th। तो जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया ही था, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने लाइफ प्रोसेसेस का फुल शॉर्ट रिवीजन करवा दिया था। तो आज मैं आप लोगों को हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर का फुल ऑन रिवीजन करवा दूंगी, जिसमें एवोल्यूशन का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, आई एम सॉरी, वो आपके सिलेबस से कट हो चुका है। तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को हेरिडिटी बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी। उसके बाद भी अगर कहीं पर दिक्कत आती है देन प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर कर सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत ही जानी मानी हस्ती आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, कई सारे लड़कों की फेवरेट एक्ट्रेस एंड कई सारी लड़कियों की फेवरेट एक्ट्रेस एंड उनका बच्चा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये पिक्चर इनकी इसलिए लगाई है ताकि आप ये क्लियरली देख सको कि कितने सिमिलर लगते हैं ये लोग आपस में। मतलब कि ये जो पेरेंट्स है, ये दोनों जो पेरेंट्स हैं, इनका जो ऑफस्प्रिंग है ये कितना ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। क्यों सिमिलैरिटी है यहाँ पर? बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस। इन्होंने इनहेरिट किया, इन्होंने अक्वायर कर लिया अपने पेरेंट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऑलमोस्ट सारे। दैट इज वाई इनमें जो वेरिएशन है थोड़ी सी कम नजर आ रही है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो जेनेटिक्स क्या होती है? एक्चुअली इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेट्स जो है, मतलब कैरेक्टर्स या कोई भी ट्रेट्स, किसी भी तरह का फीचर जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। और जो फिनोमिना होता है, फिनोमिना को हम हेरिडिटी बोलते हैं, और जो हो रहा है उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। The difference in the character or trait between the parent and offspring is called as is often referred to as variation. Variation क्या है? जो difference आ जाता है parents और offspring के बीच में, उसी को हम variation बोलते हैं। Basically variation कुछ भी नहीं, actual में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो दोनों अलग अलग इंडिविजुअल की जो जेनेटिक कोड है, पूरा का पूरा जो जेनेटिक्स है, वो जब एक ही पर्सन के अंदर जब जाएगा तो दैट इज व्हाई डीएनए की जो कॉपिंग होगी ना, वहां पर एरर्स आ जाते हैं। तो उस एरर की वजह से ऐसा वेरिएशन, ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगले पे चलते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये थोड़ा सा मुझे टिल्टेड सा लग रहा है ना, देखो मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ इसको। थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, पर ना बिल्कुल जूम जो है इसका वो खराब हो रहा है। चलो ऐसे ही रहने देते हैं, आपको समझ में आ ही जाएगा, और पीपीटी तो मैं दे ही दूंगी, सो नो इश्यूज। सो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का क्या मतलब होता है कि कैसे वेरिएशन जो है एक इंडिविजुअल में, एक ऑफस्प्रिंग के अंदर कलेक्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं ना, तो ऑफस्प्रिंग माइनर वेरिएशन शो करते हैं ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए की कॉपिंग में थोड़ी सी एरर आ जाती है, थोड़ी सी इशू आ जाती है, जिसकी वजह से माइनर सा वेरिएशन नजर आने लग जाता है। तो ये वेरिएशन लेस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेस क्या लीस्ट होते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट का जो सारा का सारा जीन है वो कॉपी हो रहा है दूसरे बच्चे के अंदर, तो बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलता है, नाम मात्र देखने को मिलता है। जबकि हाई वेरिएशन देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज ऑफ द टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। So, more in sexual reproduction दिखी गया। Some variation are useful variation and they help the organism to adjust to the changes in the environment. Some variation do not help the organism to adjust to the change in the environment and they may die and become extinct. तो कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं कि अगर मान लो डीएनए की कॉपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी सी हो गई है ना, तो अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती है ना, तो उसके वजह से जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं, और जीन्स में अगर चेंजेस आ गए तो हो सकता है वो वेरिएशन, वो डिफरेंस उस ऑफस्प्रिंग के लिए अच्छा साबित हो, या हो सकता है खराब साबित हो। अगर अच्छा साबित हुआ तो हो सकता है आने वाले टफ इन्वायरमेंटल कंडीशन में, टफ एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो सरवाइव कर जाए और अच्छी तरीके से निखर के बाहर आए। लेकिन अगर उल्टा हो गया, अगर वो वेरिएशन जो है, अगर वो डिफरेंस उसके फायदे का नहीं हुआ, तो ये भी हो सकता है कि उस वेरिएशन की वजह से उसकी पूरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए, बिकॉज वो लोग ओवरकम नहीं कर पाएंगे अपने सराउंडिंग के चेंजेस को।
राइट, अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। So what is heredity? The transfer of character or trait from the parents to their offspring, उसी को heredity बोलते हैं, और जो difference होता है उसको variation बोलते हैं। Very easy, कुछ भी नहीं है ना इसमें। अब भी देखो, आगे देखो, a child bears all the basic features of human being। अब it does not look exactly like its parents, exactly तो नहीं लगते, पर हाँ दिखने में similar जरूर लगते हैं, देखने में लग जाते हैं कि अच्छा तुम उनके लड़के हो, तुम पांडे जी के बेटे हो, दिख रहा है, लग रहा है तुम्हारे शक्ल से, उनके शक्ल से काफी मिलता जुलता शक्ल है। मिलता जुलता में और एग्जैक्टली हूबहू होने में डिफरेंस होता है। तो मिलता जुलता इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम उन्हीं के चाइल्ड हो, और उन्हीं के चाइल्ड अगर हो तो तुम्हारे अंदर फीचर्स जो होंगे तो सारे उन्हीं के होंगे ना। कुछ डिसिमिलर इसलिए होंगे क्योंकि तुम्हारे सिर्फ पापा ही नहीं, तुम्हारी मम्मी भी इन्वॉल्व है तुमको पैदा करने में, तो उनके भी कुछ फीचर्स होंगे और तुम्हारे पापा के भी होंगे, तो मिक्सअप हो जाएंगे, तो तुम दोनों से ही लुक अलाइक होगे। एग्जैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि एग्जैक्टली कॉपी नहीं हो रही है डीएनए, राइट। सो ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं, जैसे कि ईयर लोब्स। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर लोब्स अटैच्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ईयर लोब्स फ्री होते हैं, और बच्चों में कभी कभी ऑपोजिट दिख जाता है, कभी कभी थोड़ा सा चेंजेस दिख जाते हैं। एक होता है ईयर लोब्स फ्री होना, एक होता है अटैच होना। मेरे फ्री ईयर लोब्स हैं, ठीक है, ये जो है ये फ्री है। कुछ लोगों का यहाँ पे जो जॉ लाइन है ना, इससे बिल्कुल अटैच होता है, चिपका हुआ सा रहता है, तो दैट इज समथिंग एल्स। तो ये एक एग्जाम्पल होता है वेरिएशन का। मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल हैव फ्री ईयर लोब्स, जो कि एक डोमिनेंट ट्रेट है। मेरा जो है वो डोमिनेंट वाला है, और कुछ किसी के पास अटैच्ड ईयर लोब्स भी होते हैं, जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है ये भी मैं भी समझा दूंगी आप लोगों को। मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है जेनेटिक्स में? अब तो भाई अच्छा खासा चैप्टर का जो वेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब देखो ध्यान से, कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं जीन्स के थ्रू। अब जीन्स कहाँ पे है? जीन्स आपके डीएनए में प्रेजेंट है, डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, और डीएनए मॉलिक्यूल आपके क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है, जो कि आपके न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस आपके सेल में होता है। बहुत ही एक लाइन में क्लियर शब्दों में आपको हर एक चीज की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई होगी। अब द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जो है वो इट इज ड्यू टू द फैक्ट कि बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। तो इसके वजह से हर एक ट्रेट के लिए दो फैक्टर्स होने जरूरी हैं। हर एक ट्रेट के लिए दो फैक्टर्स होते ही होते हैं। एक फैक्टर होता है फ्रॉम फादर, एक फैक्टर होता है फ्रॉम मदर, राइट। सो ग्रेगर जोहान मेंडल ने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट गार्डन पी प्लांट पर, और डिटरमाइन किया था कुछ रूल्स जो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के लिए यूजफुल होते हैं। अब मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही चूज किया, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। अब उन्होंने इसीलिए पी प्लांट को ही चूज किया क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल था, कहीं पर भी ग्रो हो जाता है, अच्छा खासा उसका ग्रोथ है ना, कहीं पर भी अच्छा अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल गया तो वो ग्रो कर जाएगा। दूसरा क्या था कि उसमें बहुत हम क्लियरली डिस्टिंक्टली हम उसके कैरेक्टर्स, उसके अलग अलग ट्रेट्स को ऑब्जर्व कर सकते थे। तीसरा था कि उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है, उसका जो फ्लावरिंग सीजन है वो बहुत शॉर्ट है, तो कम टाइम में हम ज्यादा जनरेशन उसकी देखकर उसको स्टडी कर पाते थे, और स्टडी करके हम बहुत सारे इन्फरेंस कम ही टाइम में ज्यादा इन्फरेंस निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जो उन्होंने गार्डन पी प्लांट को ही चुना। अब गार्डन पी प्लांट में उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स को चूज किया? सबसे पहले सीड के शेप को, सीड क्या होता है? बीज होता है, ठीक है, उसका शेप राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। फिर सीड का कलर येलो होगा या ग्रीन होगा। अब ऊपर में जितने भी आपको दिख रहे हैं ना कैरेक्टर्स, वो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, और जितने भी आपको नीचे की तरफ दिख रहे हैं वो सारे रिसेसिव कैरेक्टर्स है। तो सीड का जो कलर होता है वो डोमिनेंट में येलो होता है। मैं मटर के दाने की बात नहीं कर रही हूँ, मटर के बीज की बात कर रही हूँ, सीड की बात, जिसको बोया जाता है तब मटर का प्लांट जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना इतना तो। चलो फिर आ जाते हैं हम पॉड के शेप में, जो कि या तो इन्फ्लेटेड होगा, फुला फुला सा होगा, या तो कंस्ट्रिक्टेड होगा, पिचकू सा होगा। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ मटर की वैरायटीज ऐसी होती है, घर पे मटर छिलते होगे ना तो देखते होगे कि कुछ ऐसी होती है बिल्कुल ही चिपकू सा होता है, उसमें दिखता है कि कितने दाने हैं इस पॉड के अंदर, तो वो कंस्ट्रिक्टेड है, वो रिसेसिव ट्रेट है।
पॉड का कलर या तो ग्रीन होता है, कुछ येलो भी होते हैं, आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा। फ्लावर का कलर पर्पल अगर हुआ तो वो डोमिनेंट है, व्हाइट हुआ तो वो रिसेसिव है। फ्लावर का लोकेशन अगर वो एक्सियल है तो फिर वो डोमिनेंट है, टर्मिनल है तो फिर वो रिसेसिव है। प्लांट का साइज अगर टॉल है तो वो डोमिनेंट है, शॉर्ट है तो वो रिसेसिव है। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे और उसके कॉन्ट्रास्टिंग एलिल्स थे। अब पहला जो कंट्रीब्यूशन है कि व्हेन प्लांट हैविंग वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर को जब उन्होंने लिया और क्रॉस कराया, यानी कि हाइट ऑफ द प्लांट, तो टॉल या फिर शॉर्ट दो ही चीजें हो सकती है पॉसिबल, उसके बीच का तो हो नहीं सकता। तो जब ये क्रॉस कराया गया सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेते हुए, तो इसे कहा गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो यानी कि ओनली सिंगल जीन हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। मेंडल ने सेलेक्ट किया पी प्लांट को जिसके पास सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर थे, यानी कि टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट। उन्होंने प्योर टॉल पी प्लांट को सेलेक्ट किया और एक प्योर शॉर्ट पी प्लांट को सेलेक्ट किया और क्रॉस पॉलिनेट करा दिया। तो जब उनको F1 जनरेशन मिली, जब उनको पहली जनरेशन मिली, तो उसका जो पहला जेनेटिक मेकअप था वो था कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हेट्रोजाइगस, दोनों के ही कैरेक्टर उसके अंदर आ गए फर्स्ट जनरेशन में। लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराया गया तो उन्होंने ऑब्टेन किया टॉल भी और डॉर्फ प्लांट को भी इन द रेशियो 3:1 इन द सेकेंड जनरेशन F2। द रेशियो ऑफ प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल और प्योर डॉर्फ का रेशियो था 1:2:1। और ट्रेड जो एक्सप्रेस हो रहा था F1 जनरेशन में उसे हमने डोमिनेंट ट्रेड बोला, और ट्रेड जो सप्रेस हो गया था F1 जनरेशन में उसे हमने रिसेसिव ट्रेड बताया। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डोमिनेंट किसको बोलते हैं और रिसेसिव किसको बोलते हैं। हमेशा याद रखना, जो भी ट्रेड एक्सप्रेस होगा वो हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेड, और जो सप्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा रिसेसिव ट्रेट। एक कंडीशन ऐसी आती है जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होती है, तब इस कंडीशन में जो ये वाले इस वाले का कैरेक्टर है, यानी कि स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट प्लांट को, तो यही एक्सप्रेस करेगा। होमोजाइगस रिसेसिव विल एक्सप्रेस ऑलवेज, राइट। चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे मेंडल ने पहले प्योर टॉल प्लांट को और प्योर शॉर्ट प्लांट को चूज किया। ठीक है, दोनों की जब क्रॉसिंग कराई उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि एक जो टॉल प्लांट था उसका जो जेनेटिक कोड था, जेनेटिक मेकअप था, वो था कैपिटल टी। दूसरा जो था वो हाइब्रिड था। ठीक है, दूसरा जो मतलब सॉरी, पहले तो क्या किया, जैसे मान लो आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में जो जर्म सेल्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है, मदर और फादर के पास X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब जिस टाइम पे म्योसिस होती है, यानी कि जब सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम्स का, उस टाइम पर मदर का एक X अलग हो जाता है, एक X अलग हो जाता है, और फादर का X और Y दोनों अलग हो जाता है। तो डिपेंड करता है फादर पे कि फादर का X क्रोमोसोम अगर मदर के X क्रोमोसोम के साथ फ्यूज किया तो उनका जो चाइल्ड होगा वो डॉटर होगी। अगर फादर का Y क्रोमोसोम मदर के X क्रोमोसोम के साथ फ्यूज किया तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो सन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, गैमिट्स को सेग्रीगेट किया जाता है। तो इनका गैमिट क्या होगा, कैपिटल T होगा, इसका गैमिट होगा स्मॉल t। अब जब कैपिटल T स्मॉल t दोनों को जब क्रॉस पॉलिनेट कराया जाएगा तो जो बच्चा होगा उसके अंदर कैपिटल T स्मॉल t दोनों आ जाएंगे। दोनों आएंगे तो इस कंडीशन को बोलेंगे हेटेरोजाइगस। ठीक है, दो तरह का जो है वो गैमीट प्रेजेंट है, तो दैट विल बी नोन एज हेटेरोजाइगस। हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है। डोमिनेंट character will be expressed always, will be
एक्सप्रेस्ड ऑलवेज, ठीक है। फिर अब देखो ये वाला तो निकल गया हमारे पास। अब दोनों स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी दो अलग अलग ले लिए हमने इसके ऑफस्प्रिंग में से, और दोनों की सेल्फ पॉलिनेशन करा दी, सेल्फिंग करा दी। तो अब इनका जब गैमीट अलग हुआ तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया। तो जब हम पुनेट स्क्वायर में इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से करते हैं। अरे रे रे रुको, कैपिटल टी स्मॉल टी, मैं इधर आ जाती हूँ, अच्छे से दिखेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फादर हो गया, ये मदर होगी, कोई भी फादर कोई भी मदर हो सकता है यहाँ पर। तो दो अलग अलग प्लांट को अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल टी, यहाँ आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो गया स्मॉल टी। तो यहाँ कैपिटल टी है तो ऑब्वियसली ये टॉल प्लांट होगा। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी भी है और कैपिटल टी स्मॉल टी दो जगह पर है, ठीक है। ये दोनों जो है वो एक जैसे हैं। तो ये क्या है, ये हो गए हेट्रोजाइगस, जो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को ही एक्सप्रेस करेंगे। और ये स्मॉल टी हो गया, ये स्मॉल टी क्या है बच्चों, ये हो गया रिसेसिव, ये हो गया रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। और होमोजाइगस रिसेसिव हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर को ही एक्सप्रेस करता है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे एक जो प्लांट, तीन प्लांट्स तो होंगे जो टॉल होंगे, जिसमें से जेनेटिक जो जीनोटाइप होगा उस प्लांट का, उसमें से एक ही प्लांट जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो हाइब्रिड्स है, और एक जो है होमोजाइगस रिसेसिव है। समझ में आ गया। तो F2 जनरेशन कैसी होती है, जिसका जीनोटाइप 1:2:1 होता है और फिनोटाइप 3:1 होता है। अगले पे चलते हैं। जब प्लांट के दो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को क्रॉस कराया गया, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कराई गई, यानी हमने कौन कौन सा कैरेक्टर लिया, शेप लिया और कलर लिया सीड का। सीड का शेप और कलर बताओ डोमिनेंट क्या होगा। शेप तो होगा इन्फ्लेटेड जो डोमिनेंट है, और कंस्ट्रिक्टेड जो रिसेसिव है, और कलर क्या होगा सीड का। येलो जो है सीड का कलर वो डोमिनेंट होगा, ग्रीन सीड का कलर जो है वो तो रिसेसिव होगा। तो पी प्लांट को लिया गया हैविंग टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, शेप और कलर ऑफ सीड। उन्होंने सेलेक्ट किया प्लांट जिनके पास राउंड और येलो सीड्स है, यानी कि प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर जिसके पास है। दूसरा प्लांट उन्होंने सेलेक्ट किया, जिसके पास क्या था, रिंकल्ड और ग्रीन सीड था, यानी कि प्योर रिसेसिव कैरेक्टर जिसके पास थे, और क्रॉस करा दिया, पहले उन लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया गया। तो जब उनका जो ऑफस्प्रिंग बना तो वो हाइब्रिड बन गया। कैसा बन गया, ऐसा बन गया, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, चलो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड, कंस्ट्रिक्टेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। ऐसा हो गया इनका बच्चा, यानी कि हाइब्रिड होगा। वो बच्चे का जो फिनोटाइप है ना, देखने में तो वो बच्चा, उस बच्चे का मतलब उस ऑफस्प्रिंग का, उस पी प्लांट का जो सीड का कलर होगा वो येलो ही होगा और राउंड ही होगा, दैट इज श्योर, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है। लेकिन जब उनका फिर से सेल्फिंग कराई गई, जब उनको फिर से सेल्फ पॉलिनेट करा दिया गया, तो F2 जनरेशन में 16 प्लांट्स बने, 16 ऑफस्प्रिंग बने, जिसमें से 9 बच्चों का, 9 ऑफस्प्रिंग का राउंड और येलो था सीड, 3 का राउंड और ग्रीन था, और 3 का रिंकल्ड और येलो था, और बाकी 1 का रिंकल्ड और ग्रीन था। यानी कि ये प्योर होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, ये क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया, ये भी हेट्रोजाइगस हाइब्रिड हो गया, और ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा डोमिनेंट कैरेक्टर वाला हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेशियो जो है वो 9:3:3:1 हो गई है। अब देखो फिर से मैं यहाँ पर इलैबोरेट करके दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। सबसे पहले राउंड ग्रीन सीड को लिया गया, ठीक है, और रिंकल्ड येलो सीड को लिया गया, ठीक है। तो उसकी क्रॉसिंग कराई गई तो ऐसा बच्चा बना। अब उसको हमने यहाँ पर सेल्फिंग कराई, तो देख रहे हो आप कि ये हो गया प्योर डोमिनेंट,
यहाँ पर राउंड होगा और येलो भी होगा, यहाँ पे भी राउंड होगा और येलो होगा, यहाँ पे भी राउंड होगा येलो होगा, यहाँ पे भी राउंड येलो होगा, यहाँ पे राउंड होगा लेकिन ग्रीन होगा। तो इसको मैं ना ग्रीन कलर से ऐसे करके कर देती हूँ, सारा हटा देती हूँ। मैं बताती हूँ राउंड और येलो, येलो वाले को येलो में करती हूँ। ये राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, और ये राउंड एंड ग्रीन होगा, राउंड एंड ग्रीन। और ये वाला कौन कौन सा राउंड एंड ग्रीन होगा? स्मॉल वाई कहाँ है? यहाँ पर है। उसके बाद ये यहाँ पर है, 3 ऐसे हो गए है ना, यहाँ पर है, राइट। और बाकी कहीं तो दिख नहीं रहा है, बाकी सारे क्या होंगे? येलो होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? येलो होंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक डोमिनेंट वाला गैमीट तो होना ही चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को? तो ये फिनोटाइप हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, क्योंकि उनमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने के काम आता है। अब एक डीएनए का जो सेक्शन है उस जो प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, उसी को हम जीन्स बोलते हैं उस प्रोटीन के लिए। जीन कंट्रोल करते हैं ट्रेड्स जो प्रोटीन बनाएंगे। एग्जाम्पल मान लो प्लांट की हाइट डिपेंड करती है ग्रोथ हार्मोन पे, और ग्रोथ हार्मोन एंजाइम पर डिपेंड करता है, एंजाइम के सिंथेसिस पे डिपेंड करता है। तो एंजाइम क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। तो ग्रोथ हार्मोन के लिए जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होता है, वही जीन अगर ट्रांसफर हो गया फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो वो जीन ही उस प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा उस बॉडी के अंदर। तो दिस एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू अ एंजाइम दैट इज प्रोटीन। अब एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज होती है ड्यू टू अ जीन, जो अभी मैंने जस्ट बताया। कैसे होती है? एक एफिशिएंट एंजाइम है तो और ज्यादा हार्मोन बनेंगे तो टॉल प्लांट होगा, तो ऑल्टरेशन ऑफ जीन होगा, तो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेंगे तो लेस हार्मोन सिक्रीट होगा, तो शॉर्ट प्लांट्स बन जाएंगे, जैसे कि ऑब्वियस है, होना ही होना है। अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं डीएनए इक्वल अमाउंट में अपने बच्चे को, ठीक है। दोनों की कंट्रीब्यूशन सेम होती है, इसीलिए पी प्लांट में इनहेरिट होता है 2 सेट ऑफ ऑल जीन, जिसको हम बोलते हैं कि एलील्स, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सो ईच जर्म सेल मस्ट हैव 1 जीन का सेट। अब इन मेंडल एक्सपेरिमेंट कैरेक्टरिस्टिक R and Y independently inherited because they are not linked, ठीक है, आपस में उनकी लिंकिंग नहीं हुई, आपस में उनकी लिंकिंग नहीं हुई। अब देखो, अगर हमने राउंड सीड को लिया और ग्रीन सीड को लिया, तो ग्रीन तो रिसेसिव कैरेक्टर है, राउंड तो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो कहीं से भी किसी भी एंगल से राउंड वाले कैरेक्टर ने ग्रीन वाले कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं किया कि मैं डोमिनेंट हूं तो तुमको भी डोमिनेंट होना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सीड जो है वो राउंड भी हो और ग्रीन भी हो। राउंडनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो एक सीड के अंदर, मतलब एक किसी भी कैरेक्टर के अंदर कोई सा भी ऑल्टरनेटिव एलील प्रेजेंट हो, दैट डजंट मैटर। ये सारी चीजें डिपेंड करती है जीन पे, ठीक है, कि इसका जीन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो ये हो गया। दिस इंडिकेट कि हर एक जीन का जो सेट है वो एक सिंगल डीएनए थ्रेड से नहीं है, ठीक है, नॉट इन अ होल जीन सेट, बट एक सेपरेट इंडिपेंडेंट पीस है जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब हर एक सेल के पास 2 कॉपी होती है ईच क्रोमोसोम की, 1 फ्रॉम मेल जो फादर है एंड 1 फ्रॉम फीमेल जो फीमेल पेरेंट जो मदर है। एवरी जर्म सेल टेक्स 1 क्रोमोसोम, या तो वो मैटरनल या तो फादर मतलब पैटर्नल। जब 2 जर्म सेल्स कंबाइन करते हैं तो दे रिस्टोर द नॉर्मल क्रोमोसोम का नंबर इन द प्रोजेनी टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पीशीज। आप सबको पता है ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक सेल में, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बोल सकते हैं। पेयर बनाओगे 46 का तो कितना होगा? 23 पेयर होगा। अब हर एक
ऑर्गेनिज्म मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग में 46 ही होने, ह्यूमन बीइंग में 46 ही होने, ये निश्चित है, ये डेफिनेट है। तो एक मदर है, एक फादर है, मदर के पास भी 23 पेयर है, यानी कि 46 है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स है, फादर के पास भी 46 क्रोमोसोम है। तो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, जब इनकी गैमीट्स बन रही होती है, तो गैमीट के अंदर यानी कि फादर के स्पर्म के अंदर, एक स्पर्म के अंदर 23 हो जाती है, इसका जस्ट हाफ हो जाता है, और इसका भी जस्ट हाफ हो जाता है मदर के ओवा में, मदर के ओवा में, एग सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो जब बच्चे के अंदर क्रोमोसोम्स जा रहा होता है, तो मम्मी और पापा दोनों का इक्वल, अभी शुरू में पढ़ा ना आपने, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, इक्वल अमाउंट में जाता है। तो यहाँ पे जब फ्यूजन होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल का, फादर और मदर का, तो इसका 23 प्लस इनका 23 दोनों मिलाकर ऑफस्प्रिंग के पास कितना पहुंच जाएगा, ऑफस्प्रिंग के पास कितना पहुंच जाएगा, 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। चलिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इसी चीज पर बेस्ड होती है कि कैसे फादर के पास एक्स और वाई दो तरह के अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, मदर के पास कोई अलग क्रोमोसोम नहीं, एक्स और एक्स ही होता है। तो जब गैमीट्स बन रहे हैं यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रहे हैं, तो गैमीट का सेग्रीगेशन हो गया, एक्स और वाई अलग अलग हो गए, क्रोमोसोम खींचता है ना, माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है ना आपने, क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर एक्स क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिल गया तो डॉटर हो गई, अगर ये एक्स क्रोमोसोम मदर के इस वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ मिल गया तो फिर से डॉटर हो गई, अगर वाई क्रोमोसोम मदर के इस क्रोमोसोम के साथ मिल गया तो सन हो गया, बेटा हो गया, अगर वाई ये वाला वाई क्रोमोसोम इस वाले एक्स के साथ मिला तो भी सन हो गया। तो इस तरह से अगर एक मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है जर्म सेल्स का, तो प्रोबेबिलिटी यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है कि 50% वो चाइल्ड जो है वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 50% या तो फीमेल डॉटर हो सकती है या तो मेल हो सकता है, सन हो सकता है, राइट। ये है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो मतलब डिलीट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने क्रूशियल टाइम में आप लोगों को मुझे पूरा इवोल्यूशन समझाने की ज़रूरत है, और मतलब जो चीज़ एग्जाम में आएगी ही नहीं उसे क्यों ही फालतू में मतलब दोहराना, नहीं, टाइम कम है ना, तो टाइम प्रेशियस है आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैं ये वाला टॉपिक स्किप कर रही हूँ। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है इवोल्यूशन तो मुझे बता देना, मैं एक सेशन और ले लूंगी जिसमें इवोल्यूशन का पूरा टॉपिक आ जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है सारे बच्चों को अभी फिलहाल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आधे ही घंटे में अच्छा खासा हमारा पूरा रिवीजन हो गया इस चैप्टर का, हेरिडिटी वाले चैप्टर का। कहीं से भी कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको हो रही होगी, अगर है तो प्लीज मुझे बता देना ताकि मैं उस चीज को रेक्टिफाई करने की कोशिश करूं, आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मुझे कि मैम हेरिडिटी वाले चैप्टर में बहुत दिक्कत आ रही है, तो अगर अब दिक्कत दूर हो गई तो ये चीज भी मुझको कमेंट करके बता देना कि मैम अब प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम अभी भी है तो वो भी बता देना, मैं एक बार फिर से फुल ऑन सिलेबस का जब रिवीजन कराऊंगी जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स को एक ही बार में मैं रिवाइज कराऊंगी, तो फिर मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। मेरा मेन मोटिव तो यही है ना बच्चों कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना, आप लोगों को बस किसी भी तरह समझ में आए, चाहे मुझे 10 बार समझाना पड़े, 20 बार समझाना पड़े, मैं समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इस चीज का कि मैम ने फिर से समझाया, फिर से रिवीजन कराया, फिर से नहीं समझ में आया, इट्स ओके। हर बच्चे को नहीं समझ में आ सकता, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा स्पेशल है। तो अगर आपको लगे तो बिल्कुल भी
हेजिटेट नहीं करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम अभी भी नहीं आया है, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। हर एक क्रॉस को, हर एक मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड क्रॉस को, हर एक केस को मैं अच्छे तरीके से इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में किसी दूसरे चैप्टर के वन शॉट रिविजन के साथ। मोस्ट प्रोबेबली मैं रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर उठाऊंगी, तो उस सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।